हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी क्लास 12 की जो ज्योग्राफी है, इस बुक के कुछ क्वेश्चन रह गए थे तो इसको पार्ट 2 में मैं कवर कर रहा हूँ। इसमें लगभग 125 क्वेश्चन हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है, एक नंबर वाले क्वेश्चन है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, वही मैंने यहाँ पे डाले और पार्ट 1 में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, सो लेट्स डू इट। विच स्टेट इज द लीडिंग स्टेट इन द मस्टर्ड प्रोडक्शन? सरसों के प्रोडक्शन में कौन सा स्टेट सबसे आगे है? तो वो है राजस्थान। विच कंट्री द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पल्स? दाल जो होती है, दालों के मामले में सबसे आगे कौन है? तो दालों के मामले में है अपना प्यारा इंडिया। विच पल्स इज नोन एज रेड ग्राम? रेड ग्राम के नाम से किस दाल को जाना जाता है? तो वो है तूर, या इसको हम बोलते हैं अरहर। ये चीज़ ध्यान रखना। विच स्टेट इज द लीडिंग स्टेट इन द सोयाबीन प्रोडक्शन? सोयाबीन के प्रोडक्शन में कौन सा स्टेट लीडिंग है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये दोनों लीडिंग है, ध्यान रखना। फाइबर क्रॉप के एग्जाम्पल दो, तो फाइबर क्रॉप में कॉटन और जूट, ये है आपकी फाइबर क्रॉप। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन? कॉटन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता है? तो चाइना करता है, और दूसरे नंबर पे हमारा भारत, ये ध्यान रखना। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट? तो जूट में भी नंबर 1 पर चाइना है और सेकंड नंबर पर अपना प्यारा भारत है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन शुगर केन प्रोडक्शन? शुगर केन के प्रोडक्शन में हम कौन से नंबर पर आते हैं? तो इसमें भी हम सेकंड नंबर पर आते हैं। फर्स्ट पे आता है ब्राजील, है ना। एक वर्ल्ड का मैप और कराऊंगा मैं इस वीडियो के बाद, एक छोटा सा वीडियो आएगा जिसमें वर्ल्ड के कुछ प्लेसेस कराऊंगा इंपॉर्टेंट, वो देख लेना, है ना। नरमा क्या है? नरमा किससे संबंधित है? तो नरमा आपको पता है कॉटन की एक वैरायटी है, अमेरिकन वैरायटी है, ठीक है, जिसका स्टेपल लॉन्ग होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो कॉटन की वैरायटी है नरमा, है ना। विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज रिक्वायर्ड टू ग्रो शुगर केन? शुगर केन को ग्रो करने के लिए कौन सा क्लाइमेट चाहिए? तो सब ह्यूमिड या ह्यूमिड टाइप का क्लाइमेट चाहिए, है ना, किसको ग्रो करने के लिए? शुगर केन को ग्रो करने के लिए थोड़ी गर्मी चाहिए, इट मीन्स। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन? तो शुगर केन प्रोडक्शन में नंबर 1 पर जो है वो है ब्राजील। और ब्राजील आपको पता है कौन से कॉन्टिनेंट आता है? साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आता है ब्राजील, है ना। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन कॉटन प्रोडक्शन? कॉटन के प्रोडक्शन में इंडिया की रैंक सेकंड है, मैं बता ही चुका हूँ। कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा शुगर केन प्रोड्यूस करता है इंडिया में? तो वो है अपना उत्तर प्रदेश। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी? कॉफी सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ प्रोड्यूस होती है? कर्नाटका में। कर्नाटका में लगभग 66% जो है कॉफी प्रोड्यूस होती है पूरे भारत की। कौन सी वैरायटी की कॉफी इंडिया में ग्रो की जाती है? तो एक अच्छी क्वालिटी है अरेबिका जो है वैरायटी, ये ग्रो की जाती है कॉफी की। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी? टी के मामले में सबसे नंबर 1 पर कौन है? तो आसाम है नंबर 1 पर, ध्यान रखना, ठीक है। राइट द नेम ऑफ टी ग्रोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया? इंडिया में कहाँ पर टी ग्रो की जाती है? तो आसाम में, जो ब्रह्मपुत्र वैली है वहाँ पर ग्रो किया जाता है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और नीलगिरी हिल्स, कार्डमम हिल्स, ये आपको वेस्टर्न घाट में देखने को मिलेंगे, यहाँ पर ग्रो किया जाता है। कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोड्यूस करती है? तो ये भी ब्राज़ील है, ध्यान रखना। तो ब्राज़ील गन्ने के मामले, शुगर केन के मामले में भी नंबर 1 है, एज वेल एज कॉफ़ी प्रोडक्शन के मामले में भी नंबर 1 है। कॉफ़ी प्रोडक्शन के मामले में हमारे भारत की रैंक क्या है? तो यह है 7th रैंक है, ध्यान रखना। सरकार कौन सी स्कीम चला रही है जिसके तहत ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं? अब देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है आप सब जानते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐसी फार्मिंग होती है जहां पर केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं किया जाता है। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स या केमिकल्स, किसी भी टाइप के केमिकल यूज नहीं करते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। बिल्कुल देसी तरीके से इसको ग्रो किया जाता है, बाहर से कोई सप्लीमेंट यूज नहीं करते। तो इसके लिए सरकार चला रही है परंपरागत कृषि विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना, ये कुछ स्कीम है जो गवर्नमेंट चला रही है ताकि ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जा सके। फार्मर्स पोर्टल क्या है? तो फार्मर्स पोर्टल एक प्लेटफॉर्म है जहां पर किसान भाई अपने जाके एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी जानकारी ले सकते हैं। ट्विन मीनेस इन इंडियन एग्रीकल्चर में क्या है? ट्विन मीनेस मतलब दो बड़ी समस्याएं क्या है? मीनेस मतलब एक प्रकार से समस्या, तो ड्रॉट एंड फ्लड जो है इसको हम बोलते हैं ट्विन मीनेस इंडियन एग्रीकल्चर के लिए। कितने परसेंट जमीन पर, कितने परसेंट पृथ्वी पर पानी है? लगभग 71% पर। अर्थ की सरफेस पर कितना परसेंट पानी फ्रेश वाटर है? फ्रेश मतलब मीठा पानी है, तो लगभग 3%। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ द इंडिया ऑफ द वर्ल्ड? मतलब इंडिया का जो एरिया है वर्ल्ड का कितना परसेंट है? तो ये है 2.45%। वर्ल्ड का कितना परसेंट वाटर रिसोर्सेज इंडिया के पास है? 4%। वर्ल्ड की कितनी परसेंट पॉपुलेशन इंडिया के पास है? तो वह है लगभग 16% है। हाउ मच वाटर इज अवेलेबल फ्रॉम प्रेसिपिटेशन? प्रेसिपिटेशन से कितना पानी अवेलेबल हो पाता है? तो यह है लगभग 4000 क्यूबिक किलोमीटर। सरफेस वाटर के सोर्सेज कौन कौन से हैं? तो रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड, टैंक्स, ये हैं सरफेस वाटर के सोर्सेज। ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन कौन कौन से स्टेट में ज़्यादा होता है? तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, आप सबको पता है इन जगहों पर ग्रीन रेवोल्यूशन पहले आई थी, स्पेशली पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पे तो ज़्यादा हो गई होगा। इसके अलावा राजस्थान और तमिलनाडु में भी अंडरग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है। विच रिवर्स हैव ह्यूज कैचमेंट एरिया? कौन सी रिवर्स का कैचमेंट एरिया ज़्यादा बड़ा है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, जो कि आपकी नॉर्दर्न रिवर्स हैं, इनका कैचमेंट एरिया बड़ा है। जबकि जो साउथ की रिवर्स हैं, जिनको हम बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर्स, इनका कैचमेंट एरिया छोटा है कंपेरेटिव टू नॉर्दर्न रिवर्स। साउथ की रिवर्स जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी, है ना। इन विच स्टेट लेगून्स एंड बैकवाटर्स आर फाउंड? तो केरला, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में लेगून्स और बैकवाटर पाए जाते हैं।
हाउ मच पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, कितनी परसेंट इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, तो भाई 2/3 लगभग 66% पॉपुलेशन जो है अब भी किस पर डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे। राइट द नेम ऑफ एनी 2 रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, तो हम कई सारे लिख देते हैं, भाखड़ा नांगल, हीराकुड, दामोदर वैली, इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है, नागार्जुन सागर। इन विच सेक्टर द शेयर ऑफ वाटर यूटिलाइजेशन हाइयर, तो इंडिया में कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा पानी यूज होता है, तो वो है एग्रीकल्चरल सेक्टर। एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा पानी का यूज होता है, और वो भी किस में यूज होता है, इरीगेशन में यूज होता है, खेती में पानी देने के लिए यूज होता है ना। हालांकि आज की डेट में बाकी सेक्टर्स में भी पानी का कंजप्शन बढ़ रहा है। इन विच स्टेट आर्सेनिक इज फाउंड इन वाटर, आर्सेनिक एक प्रकार से जहरीला पदार्थ है, तो पानी में कौन कौन से स्टेट में पाया जाता है, तो वेस्ट बंगाल और बिहार में आर्सेनिक पाया जाता है, ध्यान रखना, बहुत खतरनाक चीज़ है ये, एक प्रकार का जहर है। इन विच स्टेट फ्लोराइड इज फाउंड इन वाटर, कौन से स्टेट्स में फ्लोराइड पाया जाता है पानी में, तो राजस्थान में तो बहुत पाया जाता है और महाराष्ट्र में भी पाया जाता है। सीपीसीबी की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। वाटर क्वालिटी को इंडिया में कौन मॉनिटर करता है, तो इसको मॉनिटर करता है सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, किसके साथ मिलकर, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ मिलकर मॉनिटर करता है। राइट द नेम ऑफ लेजिस्लेशंस मेड बाय गवर्नमेंट टू प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन, सरकार ने ऐसे कौन कौन से एक्ट बनाए, कौन कौन से कानून बनाए जिसके तहत वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके, तो पहला तो इन्होंने बनाया वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, दूसरा बनाया इन्होंने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वाटर सेस एक्ट 1977 ये बनाए ताकि वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट किया जा सके। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नीरू मीरू एंड अरवारी पानी संसद प्रोग्राम, तो देखो नीरू मीरू का मतलब होता है वाटर एंड यू प्रोग्राम, ये चलाया जा रहा है आंध्र प्रदेश में, और अरवारी पानी संसद ये अलवर में चलाया जा रहा है, अलवर राजस्थान में। ये एक एग्जाम्पल है जहाँ पर स्टेट ने इनिशिएट किए, किसके द्वारा स्टेट इनिशिएट किए गए, स्टेट के द्वारा इनिशिएट किए गए, ताकि, और ये एक वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये चीज़ ध्यान रखना, पानी से संबंधित है। ओके, इन विच स्टेट वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर हैव बीन मेड कंपलसरी और मैंडेटरी इन हाउसेस, तो तमिलनाडु में जो वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है। विच एरिया ऑफ इंडिया इज मिनरल रिच एरिया, तो इंडिया में जो पेनिनसुलर वाला पार्ट है, ये नीचे वाला जो हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, तो ये मिनरल रिच एरिया है। गिव द एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक मिनरल्स, ऑर्गेनिक मिनरल्स बोलते हैं जो प्लांट एंड एनिमल से बनते हैं, ठीक है, तो इसके एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। गिव द एग्जांपल्स ऑफ मेटेलिक मिनरल्स, मेटेलिक मिनरल्स वो होते हैं जिसमें आयरन पाया जाता है, फेरस, मेटेलिक मिनरल्स वो होते हैं जिसमें मेटल कंटेंट पाया जाता है, सॉरी क्या पाया जाता है, मेटल कंटेंट पाया जाता है। मेटेलिक मिनरल्स ही 2 टाइप के होते हैं, एक तो फेरस मिनरल और दूसरे होते हैं नॉन फेरस, ठीक है, ओके। तो मेटेलिक में आ जाएंगे आयरन और मैग्नीज, कॉपर, बॉक्साइड। फेरस मिनरल्स कौन से होते हैं, जिसमें आयरन का कंटेंट पाया जाता है, तो इसमें आयरन और मैग्नीज। नॉन फेरस मिनरल्स के एग्जाम्पल में क्या आ जाएंगे, कॉपर, बॉक्साइट, है ना। नॉन मेटेलिक मिनरल्स में कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, माइका, ग्रेफाइट, रेडस्टोन। रिवर वैलीज के नाम बताने जहाँ पे कोल ज़्यादा पाया जाता है, तो रिवर वैली इंडिया में जो 97% से ज़्यादा जो कोल रिजर्व है वो पाया जाता है दामोदर, सोन, गोदावरी, महानदी रिवर वैलीज में। सोचो ये चारों जो रिवर वैलीज हैं इसमें इंडिया का 97% से ज़्यादा कोल पाया जाता है। इनऑर्गेनिक मिनरल्स कौन कौन से हैं, माइका, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट, रेडस्टोन और ग्रेनाइट। इन विच रीजन मोस्ट ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड, तो देखो इंडिया में जो नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू रीजन है, ये ऐसे समझ लो, ये इंडिया का नीचे वाला रीजन है, तो ये तो हो गया प्लेट्यू रीजन, है ना। प्लेट्यू का नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा, है ना। तो इस जगह पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और मिनरल ज़्यादा पाए जाने की वजह से यहाँ पे आयरन और स्टील की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू रीजन जो है यहाँ पर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे आयरन और, कोल, मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका। इसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादातर भारत की आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं। विच मिनरल्स आर फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन, तो आयरन और, कोल, मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका। विच टाइप ऑफ कोल इज फाउंड इन नेवेली, नेवेली जगह जो है बेटा तमिलनाडु में है, यहाँ पे लिग्नाइट कोयल पाया जाता है। विच मिनरल्स आर फाउंड इन राजस्थान, राजस्थान में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, तो सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल, जिप्सम, ये पाए जाते हैं राजस्थान में, और भी पर थोड़े थोड़े याद रखना। केरला में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, तो केरला में मोनोजाइट और थोरियम के डिपोजिट्स पाए जाते हैं, बॉक्साइट के लिए पाई जाती है। मुंबई हाई किसके लिए फेमस है, ऑयल रिसोर्सेज के लिए फेमस है, ठीक है। मिनरल्स विच आर रिच इन आयरन कंटेंट क्या कहलाते हैं, फेरस मिनरल्स कहलाते हैं। विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट आयरन ओर इन एशिया, एशिया में सबसे ज़्यादा आयरन ओर कहाँ पे पाए जाते हैं, इंडिया में पाए जाते हैं। राइट द नेम ऑफ आयरन ओर्स ऑफ इंडिया विच हैव ग्रेट डिमांड इन इंटरनेशनल मार्केट, इंडिया में ऐसे आयरन ओर्स के नाम बताने आपको जिनकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो वो है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ये आयरन ओर हैं जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में। राइट द नेम ऑफ आयरन ओर माइंस ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा में कौन कौन सी आयरन ओर की माइंस हैं, देखो अगर मैप में भी आ जाता है इनमें से कोई भी, तो उड़ीसा में एरो लगा के छोड़ देना बस आपको, है ना। तो सुंदरगढ़, मयूरभंज, झार, सुलाईपेट, बादाम पहाड़, ये माइंस हैं जो कहाँ पाई जाती हैं, उड़ीसा में।
झारखंड में आयरन ओर्स के माइंस के नाम बताओ, तो नौमुंडी, सिंहभूम, नौमुंडी और सिंहभूम ये कहाँ पे पाई जाती हैं? झारखंड में। आयरन ओर्स माइंस ऑफ छत्तीसगढ़, इसमें दुर्ग, दंतेवाड़ा, बेलाडिला, ठीक है, ये मैंने मैप में भी भरवाई थी। राइट द नेम ऑफ आयरन ओर माइंस ऑफ आंध्र प्रदेश, कुरनूल, कुड़प्पा, अनंतपुर। राइट द नेम ऑफ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज इन इंडिया, इस स्टेट का नाम बताना, उस स्टेट का नाम बताना है जिसमें सबसे ज़्यादा मैग्नीज का प्रोडक्शन होता है, तो वो है उड़ीसा। विच ओर इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम बनाने के लिए कौन सा ओर चाहिए? तो वो चाहिए बॉक्साइट। तो हम कह सकते हैं बॉक्साइट एक ओर है जिससे हमें क्या मिलता है? एल्यूमिनियम बनता है या एल्यूमिनियम निकाला जाता है। विच स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट, बॉक्साइट प्रोडक्शन में सबसे आगे कौन है? उड़ीसा है। तो ध्यान रखना उड़ीसा यहाँ पर भी आपका मैग्नीज में भी और बॉक्साइट में भी है ना। कॉपर की प्रॉपर्टी क्या होती है? देखो कॉपर पहली बात तो मेटल है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, एलोएबल है, इसको मिक्स किया जा सकता है किसी दूसरे मेटल के साथ, मेलेबल है, इसकी सीट बनाई जा सकती है, डक्टाइल है, इसके वायर बनाए जा सकते हैं। विच मटेरियल इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री फॉर मेकिंग वायर्स, इलेक्ट्रिकल मोटर, ईटीसी। तो भैया कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है वायर बनाने में, मोटर बनाने में? तो ये होता है कॉपर। विच मटेरियल इज मिक्सड विद गोल्ड टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू ज्वेलरी, देखो जो गोल्ड के साथ कौन सा मटेरियल मिलाया जाता है जिससे गोल्ड को स्ट्रेंथ मिल जाती है? तो आप गहने देखो, गहनों में आपने देखा होगा टाँके लगाते हैं, तो टाँके में क्या करते हैं? कॉपर मिक्स कर देते हैं उसमें, तो उससे क्या है? उसको स्ट्रेंथ मिल जाती है ना, टूटते नहीं है, खुलते नहीं है जो गहने होते हैं, कुंडल वुंडल कानों के जो भी है। राइट द नेम ऑफ कॉपर प्रोड्यूसिंग रीजन्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान में कहाँ पर कॉपर प्रोड्यूस किया जाता है? तो झुंझुनू, अलवर। झुंझुनू में एक जगह है खेतड़ी, कौन सी जगह है? खेतड़ी, झुंझुनू में, ये चीज़ आप ध्यान रखना। गिव दी एग्जाम्पल ऑफ कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल मतलब जिनको बहुत लंबे समय से यूज करते आ रहे हैं, तो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। गिव दी एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल मतलब जिनको हाल फिलहाल में यूज किया जाने लगा है, तो वो हैं आपके सोलर, विंड, हाइड्रो, थर्मल, बायोगैस, और ये आपको देखने को मिलेगा। इनमें से कई तो नॉन रिन्यूएबल भी हैं, कभी खत्म नहीं होंगे, और पॉल्यूशन भी कम क्रिएट करते हैं, और आज की डिमांड है इनकी ग्रेट डिमांड है, आज की डेट में ग्रेट डिमांड है। विच टाइप ऑफ कोल इज मेनली फाउंड इन इंडिया, इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा कोल पाया जाता है? बिटुमिनस कोल पाया जाता है। आपको पता है कोल की घनी सारी वेराइटी है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, पीट, लिग्नाइट। तो हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है? लिग्नाइट, सॉरी, बिटुमिनस कोल पाया जाता है, लगभग 80% है, और सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल एंथ्रेसाइट है। राइट द नेम ऑफ रॉक सीक्वेंस वेयर कोल इज फाउंड, इंडिया में कौन सी रॉक सीक्वेंस है जहाँ पे कोल मिलता है? एक तो है गोंडवाना डिपोजिट्स, दूसरा है टर्सरी डिपोजिट्स। राइट द नेम ऑफ लार्जेस्ट कोल फील्ड ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे बड़ा कोल फील्ड क्या है? झारिया। विच मटेरियल इज नोन एज लिक्विड गोल्ड, लिक्विड गोल्ड के नाम से किसको जाना जाता है? तो वो है पेट्रोलियम। ओएनजीसी की फुल फॉर्म क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। गिव दी एग्जांपल ऑफ फील्ड बेस्ड रिफाइनरी, अब देखो रिफाइनरी आपको पता ही है, जहाँ पर क्या होती है रिफाइनरी? रिफाइनरी एक प्लांट होता है जहाँ पर क्रूड ऑयल को ले जाया जाता है। क्रूड ऑयल क्या होता है? जमीन से जो कच्चा तेल जो निकाला जाता है, जिसको हम बोलते हैं पेट्रोलियम ऑयल, वो हो जाएगा क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल को हम क्या ले जाएंगे? रिफाइनरी में, और रिफाइनरी में उसी क्रूड ऑयल से डीजल, पेट्रोल, ठीक है, केरोसिन ऑयल और आपके लुब्रिकेंट्स, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो फील्ड बेस्ड रिफाइनरी का मतलब क्या है? ऐसी रिफाइनरी जिनको ऑयल फील्ड के आसपास ही लगाया जा रहा है, जहाँ पे तेल निकल रहा है वहीं पर रिफाइनरी लगा दी, तो उसका एग्जांपल है डिगबोई जो कि आसाम में है। गिव दी एग्जांपल ऑफ मार्केट बेस्ड रिफाइनरी, मार्केट बेस्ड रिफाइनरी का एग्जांपल देना है। मार्केट बेस्ड मतलब मार्केट के पास लगा रखे जहाँ पे डिमांड है, तो इसका नाम एग्जांपल है बरौनी, ठीक है, बिहार में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गेल, गेल की फुल फॉर्म क्या है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल की फुल फॉर्म है। एट विच प्लेस फर्स्ट अटेम्प्ट वाज मेड टू टेप द अंडरग्राउंड हीट, नीचे से जो धरती की जो हीट है उसको यूज करके एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कोशिश किस जगह पर सबसे पहले प्रयास किया गया था? तो इसका प्रयास सबसे पहले किया गया था सिटी ऑफ बॉयस, इदाहो, यूएसए में किया गया था 1890 में। राइट द नेम ऑफ प्लेस इन इंडिया वेयर म्यूनिसिपल वेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, इंडिया में उस जगह का नाम बताना है जहाँ पे म्यूनिसिपल वेस्ट को कन्वर्ट करके बिजली बनाई जा रही है, तो वह है ओखला। ओखला कहाँ पे है? दिल्ली में। राइट द नेम ऑफ प्लेस वेयर जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है? अर्थ के अंदर से जो हीट निकलती है उसको हम बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। राइट द नेम ऑफ प्लेस इन इंडिया वेयर जियोथर्मल एनर्जी प्लांट हैज बीन कमीशन्ड, तो उस जगह का नाम बताना है जहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वह है मणिकरण। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कब बनाया गया था? गेल जो है उसको कब बनाया गया था? गेल को बनाया गया था 1984 में, ठीक है। और इन विच स्टेट फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन वाज स्टार्टेड, तो वो है महाराष्ट्र। और विच मिनरल इज नोन एज ब्राउन डायमंड के नाम से किस मिनरल को जाना जाता है? तो वो है लिग्नाइट। इन विच स्टेट नौमुंडी एंड गोवा आयरन ओर माइंस आर सिचुएटेड, तो अभी बताया था मैं नौमुंडी कहाँ पे है? झारखंड में। राइट द नेम ऑफ ऑफशोर पेट्रोलियम रिफाइनरी, तो वो है मुंबई हाई। इन विच स्टेट बाबा बूदान हिल्स आर सिचुएटेड, तो वो है आपका कर्नाटका।
राइट द नेम ऑफ न्यूक्लियर मेटेरियल्स विच आर यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होने वाले मिनरल्स के नाम बताने, तो वो है यूरेनियम और थोरियम, प्लूटोनियम भी आता है ना, तो ये ज़्यादा यूज होता है यूरेनियम थोरियम। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड, हैज़ द सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। सेकंड लार्जेस्ट कौन है भैया, इंडिया है। NHAI की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो रोड बनाती है भारत में, तो वो है NHAI। नागपुर प्लान किससे संबंधित है भाई, रोड ट्रांसपोर्ट से संबंधित है, रोड डेवलपमेंट से संबंधित है नागपुर प्लान। NHAI किस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट। BRO की फुल फॉर्म क्या है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सा है, वो है नेशनल हाईवे नंबर 44, जिसको NH7 भी कहते थे पहले। When first serious attempt was made for development of roads in India, इंडिया में रोड बनाने के लिए सबसे पहले कब सीरियस अटेम्प्ट किया गया था, तो ये किया गया था 1943 में, जब नागपुर प्लान को बनाया गया था। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ रोड्स इन इंडिया, इंडिया में रोड्स की टोटल लेंथ कितनी, लगभग 56 लाख किलोमीटर है, 56 लाख 56 लाख। इंडिया में रेलवे को कितने जोन्स में डिवाइड किया गया है, 16 जोन्स में किया गया है। अपना जो NW1 है, नेशनल वाटरवे नंबर 1, नेशनल वाटरवे नंबर 1 जो है किस रिवर पर है और किन किन प्लेसेस को कनेक्ट करता है, तो ये गंगा रिवर पर है, इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में है और 1620 किलोमीटर की लेंथ है। नेशनल वाटरवे नंबर 2 किस रिवर पर आता है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर पर आता है, सड़िया से डुबरी तक है, 891 किलोमीटर की लेंथ है। नेशनल वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कब बनाया गया था, तो 1995 में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बनाया गया था। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 1995 में बनाया गया था। डिस्टेंस बिटवीन रेल्स इन ब्रॉडगेज, देखो भाई जो पटरी होती है ना रेल की, ट्रेन की जो पटरी होती है, इन्हीं को हम बोलते हैं रेल्स, है ना, ठीक है। तो जो ब्रॉडगेज होता है इनके बीच में दूरी कितनी होती है, तो ब्रॉडगेज में इनके बीच की दूरी होती है 1.676 मीटर होती है, मतलब लगभग 1.6 मीटर मान लो, इतनी डिस्टेंस होती है किसके बीच में, दो पटरियों के बीच में, ब्रॉड गेज में। और ये सबसे बड़ी पटरी होती है ना, इस पर हैवी गाड़ी चला सकते हैं, बड़ी बड़ी ज़्यादा सामान ले जाने वाली गाड़ी चला सकते हैं। हु कंस्ट्रक्ट द रोड्स इन बॉर्डर एरियाज, देखो भारत के जो बॉर्डर एरियाज है वहाँ पर रोड बनाने की जिम्मेदारी एक ऑर्गेनाइजेशन को दी गई है, वो है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ऑल इंडिया रेडियो का नाम चेंज करके आकाशवाणी किस साल में रखा गया था, 1957 में। पर्सनल कम्युनिकेशन के एग्जांपल दीजिए, तो इंटरनेट, मोबाइल, ईमेल, सोशल साइट्स, ठीक है, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, सब पर्सनल कम्युनिकेशन, मतलब व्यक्ति टू व्यक्ति जो कम्युनिकेशन करते हैं पर्सनल। व्हेन एयर ट्रांसपोर्ट वाज लॉन्च्ड इन इंडिया एंड बिटवीन विच प्लेसेस, तो एयर ट्रांसपोर्ट की शुरुआत भारत में 1911 में हुई थी, इलाहाबाद से नैनी के बीच में। नेम द 2 टर्मिनल स्टेशन ऑफ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के 2 टर्मिनल स्टेशन के नाम बताने हैं, तो ईस्ट में तो है सिलचर इन आसाम और वेस्ट में है पोरबंदर इन गुजरात, ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के लास्ट पॉइंट हो जाएंगे। राइट द नेम ऑफ मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन आप जानते हो ये कम्युनिकेशन का वो मीडियम है जिससे ज़्यादा जनता तक किसी मैसेज को, किसी इन्फॉर्मेशन को पहुंचाया जा सकता है, तो इसमें आ जाएगा रेडियो, TV 2 लिख के आ जाना, ठीक है, न्यूज़पेपर्स में जाएंगे। विच गवर्नमेंट कंस्ट्रक्ट्स दी नेशनल हाईवेज, कौन सी गवर्नमेंट जो है नेशनल हाईवे को कंस्ट्रक्ट करती है, तो ये है सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल हाईवेज को कंस्ट्रक्ट करती है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, कश्मीर से कन्याकुमारी का जो कॉरिडोर है इसकी डिस्टेंस कितनी है, 4076 किलोमीटर। व्हेन फर्स्ट रेल वाज स्टार्टेड इन इंडिया, इंडिया में पहली रेल कब शुरुआत हुई थी, 1853 में हुई थी, बॉम्बे से थाने के बीच में, 34 किलोमीटर है ना। IRS की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन रिमोट सेंसिंग। इनसेट की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, सिंपल सा कम्युनिकेशन का मतलब है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक या एक जगह से दूसरी जगह तक, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप तक किसको पहुंचाना, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करना, क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है, एयर ट्रांसपोर्ट। सबसे चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, वो है आपका वाटर ट्रांसपोर्ट। व्हेन रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टार्टेड इन इंडिया, इंडिया में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग 1923 में स्टार्ट हुई थी, किसके द्वारा, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। वेयर इज द नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इज लोकेटेड, भारत में नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ पर लोकेटेड है, हैदराबाद में। हैदराबाद कहाँ पे भाई, तेलंगाना में, है ना। व्हाट इज द शेयर ऑफ नेशनल हाईवे रोड्स इन इंडिया ऑफ इंडिया, तो भाई इंडिया में जो नेशनल हाईवेज हैं उनका टोटल जो रोड्स हैं उसमें कितना परसेंटेज है, मात्र 2% है। इन विच ईयर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम चेंज्ड इनटू ऑल इंडिया रेडियो, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम बदल के ऑल इंडिया रेडियो में किस साल में हो जाता है, 1936। व्हाट इज द लेंथ ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे की लेंथ कितनी है, 5846 किलोमीटर है। किस साल में इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी को सेटअप किया गया था, 1986 में। ग्रैंड ट्रंक रोड बनाने वाले व्यक्ति का नाम बताइए, तो शेरशाह सूरी, मिडिवल टाइम में बनाया गया था, है ना।
व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग आइलैंड, इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी आइलैंड को लगाकर, 7517 7517 किलोमीटर। एयर ट्रांसपोर्ट नेशनलाइज कब किया गया था भारत में, 1953 में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और मैंने कोशिश की है अपनी ज्योग्राफी की दोनों बुक उनके लगभग आप लगा लो 200 से ऊपर मैंने क्वेश्चन करा दिए आपके, है ना, 200-250 क्वेश्चन करा दिए छोटे छोटे, प्रोबेबिलिटी इनमें से आ जाएंगे। फिर भी मैं कहूँगा एक बार अपना नोट्स और अपना बुक में मेन चीज़ें रिवाइज करके जाएं। ठीक है, गारंटी किसी भी चीज़ की नहीं होती और बिल्कुल पेपर आराम से करना है, बिल्कुल शांति से करना है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पेपर में जो पहले आता है वही आ रहा है उसी को करना है और जो नहीं आ रहा है उसको बाद में करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्वेश्चन कोई भी छोड़ के नहीं आता है, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ तो आप लिख के आना, खाली छोड़ के मत आना। काटा पीटी कम से कम करनी है। 1 नंबर वाले जो क्वेश्चन है उसमें 1 वर्ड में 1 लाइन में आंसर दे सकते हो। 1.5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है उसमें 3-4 लाइन में आप आंसर लिख सकते हो। 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें 1 पेज भर सकते हो आप। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें फ्रंट और बैक दोनों साइड से भर सकते हो और कोशिश करना है हेडिंग डाल के ही क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करना है। ठीक है, तो विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों। बस आराम से जाना, मस्त बिंदास तरीके से पेपर दे के आना है, घबराना नहीं है। जैसा भी पेपर हो बिंदास रहना और उसके पेपर के बाद अपना जो नेक्स्ट पेपर है उसकी तैयारी करनी है। सो ऑल दी वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स।